टेंसों की टेंशन पूरे जीवन समाप्त नहीं हो सकती है। यदि आपको इंग्लिश सीखना है तो टेंसों का पता होना बहुत ज़रूरी होता है, और ये एक ऐसी सीढ़ी होती है जिससे आप पूरी इंग्लिश के बेस को कंप्लीट करते हैं। तो मैं गारंटी देता हूँ कि यदि आपने ये वीडियो पूरी देखी तो पूरे जीवन चाह कर भी आप टेंसों को भूल नहीं पाएंगे। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि टेंस क्या है। तो टेंस को हिंदी में कहते हैं काल, और काल का अर्थ होता है समय। ठीक है, और समय को 3 भागों में बांटा गया है। एक समय को बोला गया है वर्तमान काल, जो चल रहा है। एक हो गया आपका भूतकाल, जो आपका गुजर चुका है। और आने वाले समय को हम कहते हैं भविष्यकाल, जो कि आने वाला है। इनको यदि हम इंग्लिश में बात करें तो वर्तमान काल को प्रेजेंट टेंस, भूतकाल को पास्ट टेंस और भविष्यकाल को हम लोग फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो इस प्रकार हमने समय को 3 भागों में विभाजित किया। और वर्तमान काल के हम लोग भाग देख लेते हैं कि वर्तमान काल के भाग कितने होते हैं, मतलब प्रेजेंट टेंस के भाग। तो सबसे पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब समझने वाली बात है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हिंदी में क्या कहते हैं। बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं मालूम होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में कहते क्या हैं। तो इसे कहते हैं सामान्य वर्तमान काल, और इसको हम लोग अनिश्चित वर्तमान काल भी कहते हैं। तो आपको एक एक पॉइंट सीखते हुए जाना है। पहचान क्या है इसकी, यदि वाक्यों में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि इस तरह के शब्द मिल जाते हैं तो समझ लीजिएगा कि वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। और यहाँ पर सहायक क्रिया की बात करें तो साधारण वाक्यों में मुख्य क्रिया की पहली सूरत के साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार सूत्र बनता है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये इसका सूत्र बन जाता है। और यदि हम इसी टेंस के नकारात्मक वाक्यों की बात करें तो नकारात्मक वाक्यों में थोड़े से परिवर्तन होते हैं। जैसे कि वहाँ पर एस या ईएस लगाते हैं तो यहाँ पर एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, जबकि सहायक क्रिया यहाँ पर डू या डज लग जाएगी। ठीक है, साधारण वाक्यों में डू या डज का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पर सूत्र बनेगा आपका सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसी प्रकार यदि हम इंट्रोगेटिव में आते हैं तो सिर्फ डू या डज को उठाकर आपको आगे रख देना है, बाकी सूत्र आपका ज्यों का त्यों रहेगा। सिर्फ प्रश्नवाचक चिन्हों को बाद में हम लगा देंगे। ठीक है, यदि किसी भी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द मध्य में आता है हिंदी वाक्यों में, तो सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी को पहले लिखते हैं। उसी को हम लोग WH फैमिली कहते हैं। मतलब वाई हो गया, व्हाट हो गया, वेयर हो गया, ये शब्दों की स्पेलिंग हम लोग पहले लिख देंगे। इसी क्रम में देखते हैं दूसरा टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आपका दूसरा टेंस होता है। इसको हम लोग हिंदी में वर्तमान अपूर्ण काल भी कहते हैं। इसकी पहचान क्या है कि यदि किसी टेंस के वाक्यों में रहा है, रही है, रहे हैं ये शब्द आते हैं और किसी भी कार्य का बिना रुके लगातार होते रहना पाया जाता है, तो समझ लीजिएगा वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। यहाँ पर आपकी सहायक क्रिया ही, सी, इट और एक वचन, ही, सी, इट और एक वचन के साथ में इसका प्रयोग कर देते हैं। यू, वी, दे और बहुवचन कर्ता यदि है तो वहाँ पर आर का प्रयोग करेंगे, और आई के साथ हम लोग हमेशा एम का प्रयोग करते हैं। तो इसकी सहायक क्रिया ये रही। साधारण, नकारात्मक और प्रश्नवाचक सभी में आपकी एक ही प्रकार की सहायक क्रिया होगी, और सभी में मुख्य क्रिया की पहली सूरत के साथ ING का प्रयोग कर देंगे। तो ये टेंस आपका बहुत ही साधारण है। इसका साधारण और नकारात्मक के लिए कंबाइन सूत्र हम आपको बता देते हैं, जहाँ से आप किसी भी वाक्य को हल कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, जो कि आप लोग वाक्य के भाव के अनुसार लगाएंगे। इसके बाद है नोट। यदि वाक्य नकारात्मक है तो आपको नोट लगाना है, यदि वाक्य नकारात्मक नहीं है तो आपको नोट नहीं लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, इसके बाद में कर्म, और इसके बाद में हम अन्य शब्दों को रखेंगे। इसी क्रम में यदि हम इंट्रोगेटिव की बात करें, यदि आपके सामने कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, मतलब सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की हिंदी लिखी हो और इसके बाद में वाक्य दिया गया हो, तो ऐसे में हम ये सूत्र लगाएंगे एज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और यदि कहीं मध्य में आ जाए प्रश्नवाचक शब्द तो सबसे पहले आप उसकी इंग्लिश को लिख देंगे, जिसे हम लोग कहते हैं WH फैमिली। और फटाफट जितने लोगों ने वीडियो देखी हो या देख रहे हों, फटाफट लाइक करें, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं जो आपको नहीं जानकारी में होंगी। तीसरा भाग है आपका प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको हम लोग हिंदी में वर्तमान पूर्ण काल भी कहते हैं। इसकी पहचान क्या है, यदि किसी टेंस के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, बड़ी ई है, आ हूँ, इस तरह के शब्द पाए जाते हैं, और किसी भी कार्य का
हाल ही में पूरा होना पाया जाता है तो वहाँ पर आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमेशा मुख्य क्रिया की तीसरी सूरत का प्रयोग होगा और सहायक क्रिया में आपको हैज और हैव का प्रयोग करना है। हैज का प्रयोग करेंगे आप एकवचनकर्ता में और हैव का प्रयोग करेंगे आप बहुवचनकर्ता में। इसका भी कंबाइन सूत्र आप देख सकते हैं, सभी वाक्यों में लगा सकते हैं, जिसमें से सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव। यदि वाक्य नकारात्मक नहीं है तो आपको नोट नहीं लगाना है, यदि वाक्य नकारात्मक है तो आप इसमें नोट का प्रयोग कर सकते हैं। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस कर्म और प्लस अदर वर्ड, अन्य शब्द इसके बाद रखेंगे। तो ये आपका अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों का सूत्र हो गया। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव की बात करें तो सिर्फ हैज और हैव को हम पहले उपयोग में लाएंगे यदि प्रश्नवाचक शब्द शुरू में दिया गया है, और यदि मध्य में दिया गया है तो इसके लिए दूसरा सूत्र है आपका WH फैमिली प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये आपका इस प्रकार हमारा तीसरा टेंस कंप्लीट होता है। चौथे की यदि मैं बात करूँ तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है और इसको हम लोग हिंदी में पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। पहचान की यदि बात करें तो इस टेंस के वाक्यों में प्रायः रहा है, रही है, रहे हैं ये शब्द पाए जाते हैं और इसमें समय अवश्य दिया होता है। जैसे मैं बोलूँ मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, वह 2 घंटे से खाना बना रही है, या फिर इस तरह का कोई भी वाक्य जिसमें समय भी हो और रहा, रही, रहे भी आ जाए। और इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, समय के कारण इसमें सिंस और फॉर का प्रयोग हम लोग करते हैं और सहायक क्रिया इसमें लग जाएगी आपकी हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग होता है। साधारण और नकारात्मक का एक ही सूत्र है इसमें। सब्जेक्ट सबसे पहले होगा, हैज हैव लगाएंगे, यदि वाक्य नकारात्मक है तो नॉट लगाएंगे और नहीं है तो नहीं लगाएंगे। इसके बाद में बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फोर। यदि निश्चित समय है तो सिंस और अनिश्चित है तो फोर, और फिर टाइम हम रख देंगे। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका होगा, इसमें जो सूत्र होगा इसमें सबसे पहले हम लोग रखेंगे हैज और हैव, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन। इसके बाद में सारे सूत्र को ज्यों का त्यों उतार देंगे। यदि किसी भी वाक्यों में मध्य में आता है प्रश्नवाचक शब्द तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। चलिए देखते हैं प्रेजेंट टेंस के भागों को। तो प्रेजेंट हो चुका था, पास्ट को देखते हैं। पास्ट को कहते हैं भूतकाल, और भूतकाल का ये पहला भाग है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान है, यदि किसी वाक्यों में इसके अंत में ता था, ती थी, ते थे, बड़ा या, बड़ा आ और बड़ी ई इस तरह के शब्द आते हैं और किसी भी कार्य का भूतकाल में होना पाया जाता है तो समझ लीजिएगा वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसको हम लोग सामान्य भूतकाल भी कहते हैं। सहायक क्रिया की यदि हम बात करें तो इस टेंस में साधारण वाक्यों में केवल मुख्य क्रिया की दूसरी सूरत का प्रयोग होता है और कोई भी सहायक क्रिया नहीं लगती है। परंतु यदि वाक्य नकारात्मक है और प्रश्नवाचक है तो वहाँ पर हम लोग सहायक क्रिया के रूप में डिड का प्रयोग करेंगे और मुख्य क्रिया की पहली सूरत का प्रयोग करेंगे। देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्यों के लिए क्या सूत्र बन सकता है। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे मतलब कर्ता, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ पर कोई भी सहायक क्रिया नहीं आएगी। ऑब्जेक्ट लिखेंगे मतलब कर्म लिखेंगे, इसके बाद में जो भी आपके पास शब्द बचते हैं अन्य शब्दों को लिखेंगे। इसी प्रकार यदि नकारात्मक वाक्य है तो वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर डिड होगा, फिर नॉट होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा और फिर इसके बाद में अन्य शब्द होते हैं। और यदि इंटरोगेटिव होता है जिसे आप लोग प्रश्नवाचक बोलते हैं तो इसके लिए 2 नियम बन जाते हैं। यदि शुरू में प्रश्नवाचक शब्द दिया हो तो पहला सूत्र लगा देंगे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और यदि मध्य में प्रश्नवाचक शब्द आता है तो इसके लिए दूसरा सूत्र होगा WH फैमिली प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, इसी के साथ पास्ट टेंस का दूसरा भाग जिसे हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं, इसे हम लोग हिंदी में अपूर्ण भूतकाल भी कहते हैं। इसकी पहचान क्या है, इस डिस्टेंस लेगा यहाँ पर इस टेंस है। इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं और किसी भी कार्य का भूतकाल में जारी रहना पाया जाता है। यदि पास्ट टेंस में हम लोग सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया की बात करें तो यहाँ पर सहायक क्रिया के रूप में हम लोग वाज और वेयर का प्रयोग करते हैं और मुख्य क्रिया की पहले सूरत के साथ ING का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि एक वचन है करता तो आपका वाज का प्रयोग होगा और यदि बहुवचन है तो वेयर का प्रयोग होगा। अफर्मेटिव और नकारात्मक का मतलब नेगेटिव का यहाँ पर एक ही सूत्र बन जाता है।
सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। ये ध्यान दीजिएगा, यदि वाक्य नकारात्मक नहीं है तो आप नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, यदि वाक्य नकारात्मक है तो आप नॉट लगा सकते हैं। इंटरोगेटिव का देखिए, ये प्रश्नवाचक का पहला सूत्र है। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आ जाए तो सबसे पहले वाज वेयर, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। और यदि प्रश्नवाचक शब्द मध्य में आता है तो सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, जैसे WH फैमिली जिसे कहते हैं, और इसके बाद में हम पूरे सूत्र को ज्यों कहते हैं उतार देंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस का तीसरा भाग है, पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट का तीसरा भाग है, जिसको हम लोग पूर्ण भूतकाल भी कहते हैं। और इसकी पहचान क्या है कि ऐसे वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, बड़ी ई थी, बड़ा आ था इत्यादि शब्द पाए जाते हैं, और किसी भी कार्य का भूतकाल में पूरी तरह समाप्त होना पाया जाता है। ठीक है। और यदि हम सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया की बात करें तो यहाँ पर सहायक क्रिया बन जाती है आपकी हेड, और मुख्य क्रिया की हमेशा तीसरी सूरत का प्रयोग करते हैं। ये जो हेड सहायक क्रिया है यह आपको एक वचन और बहुवचन सभी में उपयोग में लानी है। और आपसे खास गुजारिश है, यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और लाइक तो आपके मन की बात है, यदि आपको बेहतर लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। इस टेंस में अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों के लिए सिंगल सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी यदि वाक्य साधारण है तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, और यदि वाक्य नकारात्मक है तो नॉट का प्रयोग करेंगे। इंटरोगेटिव में देखिए, यहाँ पर प्रश्नवाचक में यदि प्रारंभ में प्रश्नवाचक शब्द आया है तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और यदि मध्य में आया है तो आप लिखेंगे WH फैमिली प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसी सीरीज में पास्ट टेंस का चौथा भाग देखते हैं, जिसको कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको हिंदी में पूर्ण अपूर्ण काल भी कहते हैं। तो इसकी पहचान देख लीजिए। इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे ये शब्द पाए जाते हैं, और किसी भी कार्य के शुरू या समाप्त होने का समय दिया होता है। सहायक क्रिया की बात करें तो यहाँ पर हेड बीन सहायक क्रिया हो जाती है, और मुख्य क्रिया की पहले सूरत के साथ हम ING का प्रयोग कर देते हैं। और समय दिया होता है, इसलिए निश्चित समय से पहले सिंस का प्रयोग, और अनिश्चित समय से पहले हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। इस टेंस में भी साधारण और नकारात्मक का एक ही सूत्र बनता है। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये आपका सूत्र है। यदि वाक्य नकारात्मक ना हो तो आप नोट नहीं लगाएंगे। इंट्रोगेटिव को देख लीजिए। इंट्रोगेटिव में यदि प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में आया है तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर और टाइम। यदि वाक्य आपका मध्य में आया हो, वाक्य के मध्य में प्रश्नवाचक शब्द हो, तो सबसे पहले आप उसकी इंग्लिश लिखेंगे प्रश्नवाचक शब्द की, इसके बाद में आप हेड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, और इसके बाद में आप अन्य शब्दों को उतार देंगे, जैसे आपने प्रश्नवाचक में किया था। अब आते हैं हम लोग फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस को कहते हैं हम लोग भविष्यकाल। भविष्यकाल का जो पहला भाग होता है वो होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसको हम लोग सामान्य भविष्यकाल भी कहते हैं। इसकी पहचान क्या है कि गा, गी, गे ये शब्द पाए जाते हैं अंत में, और किसी भी घटना का भविष्य में होने का जिक्र होता है इसमें। यदि हम सहायक क्रिया मुख्य क्रिया की बात करें तो यहाँ पर सेल या विल का प्रयोग होता है आपका सहायक क्रिया के रूप में, और मुख्य क्रिया की पहली सूरत का प्रयोग करते हैं। और एक खास चीज़ है कि आई और वी के साथ ही हम लोग सेल का प्रयोग करेंगे, और बाकी कोई भी कर्ता होता है उसके साथ हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों के लिए एक ही सूत्र है। सब्जेक्ट प्लस सेल या विल या प्रॉपर्टी के हिसाब से लगाएंगे। यदि वाक्य नकारात्मक है तो आपको नॉट भी लगाना है, यदि नहीं है नकारात्मक तो नॉट नहीं लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव को सूत्र देख लीजिए। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आया है तो पहला सूत्र लगाएंगे सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और यदि प्रश्नवाचक शब्द मध्य में आया है तो दूसरा सूत्र लगाएंगे WH फैमिली प्लस सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस। देखते हैं फ्यूचर टेंस का ये दूसरा भाग है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अपूर्ण भविष्यकाल। पहचान क्या है इसकी? इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे
इत्यादि शब्द आते हैं और किसी भी कार्य का भूतकाल में जारी रहना पाया जाता है। और इसमें सहायक क्रिया की यदि हम बात करें तो शैल बी और विल बी का प्रयोग होता है सहायक क्रिया में, और मुख्य क्रिया की पहली सूरत के साथ हम लोग आईएनजी के प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आई और वी के साथ हम लोग शैल बी लगाएंगे और बाकी सभी कर्ता के साथ में हम लोग विल बी का प्रयोग करेंगे। अफर्मेटिव और नेगेटिव का यहाँ पर एक ही सूत्र आपका बन सकता है। देखते हैं उसको क्या है। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट, फिर इसके बाद शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये सूत्र लगाएंगे। यदि वाक्य नकारात्मक ना हो तो ध्यान दीजिएगा कि नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि वाक्य नकारात्मक है तो नॉट लगाएंगे। इंटरोगेटिव में है, सबसे पहले शैल या विल का प्रयोग करेंगे, इसके बाद में सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। पहला सूत्र उन वाक्यों के लिए जिनमें शुरू में प्रश्नवाचक शब्द आता है, और दूसरा सूत्र उन वाक्यों के लिए है जिनके मध्य में प्रश्नवाचक शब्द आता है। मध्य में यदि प्रश्नवाचक शब्द आए तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी, फिर शैल या विल, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये चीज़ें लगा देंगे। अगला टेंस है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसको हम लोग पूर्ण भविष्य काल भी कहते हैं। इस टेंस के वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इस तरह के शब्द आते हैं और किसी भी कार्य का भविष्य काल में समाप्त होना बताया जाता है। यदि हम सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया की बात करें तो इस टेंस के वाक्यों में शैल हैव या विल हैव का प्रयोग होता है सहायक क्रिया के रूप में, और मुख्य क्रिया की हम लोग तीसरी सूरत का प्रयोग करते हैं। इसका भी साधारण और नकारात्मक का आपको एक ही फार्मूला है। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर शैल या विल लगाएंगे उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से। अगर वाक्य नकारात्मक है तो नॉट लगाएंगे, फिर हैव का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, इसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट, और इसके बाद में आपका अगर बचता है वाक्य तो अदर वर्ड हम लिखेंगे। इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक के लिए सूत्र है आपका, यदि वाक्य में शुरू में प्रश्नवाचक शब्द आया है तो हम लोग बनाएंगे विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और यदि मध्य में प्रश्नवाचक शब्द आया है तो हम लिखेंगे WH फैमिली प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। अन्य शब्दों को सबसे बाद में रखा जाता है। फ्यूचर टेंस का ये लास्ट भाग है और हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमने इतने कम समय में और मैक्सिमम चीज़ें आपको दी, और ये पहला वीडियो होगा पूरे यूट्यूब में जो 20 से 22 मिनट में आपको पूरे 12 टेंसों की जानकारी देता है। इसको हम लोग पूर्ण निरंतर भविष्यकाल कहते हैं। इसकी पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और किसी भी काम का भविष्यकाल, ठीक है, किसी भी कार्य का निश्चित समय से पहले शुरू होकर और उस समय तक जारी रहने का समय दिया होता है, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं पूर्ण निरंतर भविष्यकाल। इस टेंस के वाक्यों में समय अवश्य दिया होगा, और यदि समय ना दिया हो तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। इसकी सहायक क्रिया है आपकी शैल हैव बीन या विल हैव बीन। आई वी के साथ हम लोग लगाएंगे शैल हैव बीन, और बाकी अन्य सभी के साथ हम लोग विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव का यहाँ पर एक ही सूत्र आपका हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग कर्ता लिखेंगे जिसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट के बाद में विल शैल का प्रयोग करेंगे, फिर हैव रखेंगे, फिर नॉट रखेंगे, नॉट के बाद में बीन रखेंगे। ध्यान दीजिएगा नॉट के बाद में प्लस नहीं लगाया है, आपको लगाना है। यदि नकारात्मक वाक्य नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और यदि निश्चित समय है तो सिंस रखेंगे, अनिश्चित समय है तो फॉर रखेंगे। इसके बाद में समय रखेंगे। और प्रश्नवाचक यदि वाक्य हो जाता है तो आपको सिर्फ शैल या विल और हैव को पहले रख देना है। शैल हैव या विल हैव को हम लोग आगे रखेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस तरह से हम लोग रख सकते हैं। तो वीडियो देखने के